हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। काफ़ी समय के बाद मैं यहाँ पे वापस आया हूँ। छुट्टी पे गए हुए थे तो आज हम लोग का क्लास फिर से स्टार्ट हो रहा है। देखिए बच्चे थोड़ा सा कम हो रहे हैं इस वजह से कि क्योंकि सभी लोग का कहीं ना कहीं एग्जाम चल रहा है, कुछ ना कुछ काम से हो जा रहा है, तो थोड़ा सा सभी लोग रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही रेगुलर होंगे सभी लोग तो अच्छे तरीके से क्लास चलेगा। लेकिन जो आपको होमवर्क अभी दिया जा रहा है फिलहाल आप उसको कंटिन्यू करिए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप आने वाला जो एग्ज़ाम्स है बीपीएससी का होने वाला है तो आप उसमें अच्छे तरीके से अपना फोकस करके प्रिपरेशन करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन आज का टॉपिक क्या रहने वाला था? टॉपिक हमारा था सल्तनत कालीन व्यवस्था और साथ में केमिस्ट्री का एक टॉपिक दिया गया था, छोटा सा टॉपिक, कांच के प्रकार। तो बस उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। और काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि होमवर्क कहाँ मिलता है, तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि होमवर्क आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया जाता है डेली। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, दिल्ली सल्तनत का प्रमुख क्या कहलाता था? सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का प्रमुख सुल्तान कहलाता था। अगला प्रश्न है कि कौन दिल्ली सल्तनत की प्रमुख कार्यपालिका का कार्य करता था? आगे बताइए। दिल्ली सल्तनत की प्रमुख कार्यपालिका का कार्य कौन करता था? सुल्तान। सुल्तान ही करते थे। और सुल्तान जो थे वह नियमों के कार्यान्वयन के साथ साथ उनकी व्याख्या भी करते थे। और इसके अतिरिक्त जो थे हम कह सकते हैं कि सुल्तान जो थे वो सर्वोच्च न्यायाधिकारी भी हुआ करते थे। अच्छा, राज्य में न्याय का स्रोत कौन होता था? राज्य में न्याय का स्रोत कौन होता था? सुल्तान ही होता था। ठीक है, राज्य में न्याय का स्रोत सुल्तान ही था, यानी कि अगर किसी को समस्या है तो न्याय के लिए सुल्तान के पास ही जाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न है कि मजलिस एक खलवत किसे कहते थे? मजलिस एक खलवत क्या होता था? मंत्रिपरिषद को कहते हैं। हाँ, मंत्रिपरिषद को मजलिस एक खलवत के नाम से जाना जाता था। और इनकी बैठक कहाँ पे होती थी? मजलिस एक खास। मजलिस एक खास में हुआ करती थी इनकी बैठक। चलिए अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल साम्राज्य का सर्वोच्च सेनापति कौन होता था? सर्वोच्च सेनापति सुल्तान ही सुल्तान ही होता था। और इस्लामिक राज्यों का स्वरूप किस प्रकार का था? स्वरूप इस्लाम धर्म से संबंधित था। लोकतांत्रिक था। इस्लामिक राज्यों का स्वरूप जो था वो लोकतांत्रिक था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशासन में सुल्तान को सहायता देने के लिए सल्तनत काल में अनेक प्रकार के मंत्री होते थे, जिनमें अगर हम बात करें वजीर क्या कौन थे? वजीर प्रधानमंत्री को वजीर कहा जाता था। उससे से अगर बात करें कि अरीज ए मुमाली किसे कहते थे? अरीज मुमालिक सैन्य विभाग के प्रमुख। हाँ, सैन्य विभाग के प्रमुख को अरीज ए मुमाली कहा जाता था। अब देखिए दीवाने इंसा किसे कहते थे? दीवाने इंसा क्या था? जो पत्र व्यवहार हाँ, से कार्य करते थे। शाही पत्र व्यवहार के प्रधान जो होते थे दीवाने इंसा कहलाते थे। और अगला प्रश्न हमारा बनता है कि जो प्रधानमंत्री होते थे यानी कि वजीर जो होते थे, इनके कार्यकाल को किस नाम से जाना जाता था? इनके कार्यकाल को बताइए। दीवाने विजारत। दीवाने विजारत विजारत कहलाता था। किसके शासनकाल को? वजीर के कार्यकाल को कहा जाता था। अच्छा, खजीन क्या होते थे? सल्तनत काल में खजीन क्या था? खजीन जो गुप्तचर संस्थाएं थी। कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। खजीन कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। अच्छा, बरीदे मुमालिक क्या था? ये गुप्तचर संस्थाओं के प्रमुख थे। हाँ, गुप्तचर विभाग के प्रमुख जो अधिकारी होते थे उसे कहा जाता था बरीदे मुमालिक। अच्छा, अगला प्रश्न पूछा जाए कि मजमुआदर जो है ये क्या होता था? उधार दिए गए धन का हिसाब जो रखते थे उनको कहा जाता था मजमुआदर। अब देखिए जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, सल्तनत काल में बहुत बार रिपीट होता है, पूछा जाता है डायरेक्ट कि दीवाने मुस्त खराज जो विभाग था इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। देखिए हम इसके बारे में ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं। आप हमारे चैनल पे आप जाकर के सर्च करेंगे कि सल्तनत कालीन विभाग और उसके संबंधित ट्रिक, तो आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो, आप उससे जाकर के से समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपके छोटे छोटे पॉइंट्स में भी समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान से सुनिएगा। दीवाने मुस्त खराज को याद कैसे रखेंगे? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वो घटनाएं हुई हैं चर्चा में रहता था अलाउद्दीन खिलजी रहता था। तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो रियासत था वो मस्त था। बस आपको यहाँ पे मस्त को पकड़ना है। मस्त यानी कि दीवाने मुस्त खराज, मुस्त यानी मस्त खराज अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और ये क्या था? वित्त विभाग था। अगला प्रश्न पूछा जाए कि दीवाने को ही किसने बनाया था?
दीवाने को ही एमईटी बनाया था और कृषि विभाग। हाँ, एमबीटी बनवाया था, कृषि विभाग था। इसको याद कैसे रखेंगे? तो हम जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता था। तो पागल बादशाह हमको क्वेश्चन अगर पूछें कि मोहम्मद बिन तुगलक को ही पागल बादशाह क्यों कहा गया, को ही, तो को ही सब समझ लीजिए कि यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक की बात की जा रही है और ये कृषि विभाग था। अगला प्रश्न है कि दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। और ये क्या था? सैन्य विभाग था। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर पूछा है कि दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी, तो आपने वेलकम बैक टू देखी है, उसमें अज्जू भाई यानी कि जॉन अब्राहम का जो रोल किए हैं वो अज्जू भाई थे। तो अज्जू भाई काफ़ी बलवान थे, यानी कि अज्जू बलवान, ये बस याद रखिए, अर्ज बलवान। और अगर पूछा कि किस विभाग से था, सैन्य विभाग था। तो सैन्य तो बलवान होंगे ही, इस तरह से याद रखिए कि अर्ज जो था वो सैन्य विभाग था। अगला प्रश्न है कि दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक की 3 विभाग थी, जैसे कि दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात और दीवाने इश्तियाक। तो इसको याद रखने के लिए क्या कहेंगे? अगर हमारे घर पे भोजपुरी में कोई अगर हमारे घर पे आता है मेहमान, तो क्या कहते हैं? खैबा। तो उनको पूछा जाता है खाने के लिए, तो क्या कहते हैं? खैबा। तो बस खैबा से यहाँ पे ध्यान दें, ख से खैरात हो गया, ई से आपका इश्तिहाक और ब से बंदगान। तो यानी कि 3 चीज़ हम किससे पूछ रहे हैं? फिरोज शाह तुगलक से पूछ रहे हैं कि फिरोज शाह तुगलक खैबा। बस बात खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो लोग पेड कोर्स में जुड़े हैं वहाँ पे नोट्स भी दिया गया, वहाँ पे हम नोट्स देख करके भी समझ सकते हैं, सब चीज़ अच्छे से लिखा गया। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है कि दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में भी बांटा हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो प्रांत थे उनको किस नाम से जाना जाता था? इक्ता या फिर सूबा, इक्ता या सूबा कहा जाता था। और सूबा को फिर किसमें बांटा गया था? सिक्कों में, सिक्कों में, जिसको जिला कहा जाता था। और सिक्कों को फिर किसमें विभाजित किया गया था? परगना में, परगना जिसको कहा जाता था। यानी क्रम पूछा जाए तो प्रांत, इक्ता, सिक्को और उसके बाद परगना, ये 4 क्रम आपका बनेगा। अब देखिए कर व्यवस्था, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। अगर पूछा जाए कि सल्तनत काल में उस्र जो था वो किस प्रकार का कर था? उस्र मुसलमानों के लिए भूमि कर था। हाँ, तो डायरेक्ट देखिए पूछा है कि उस्र क्या था, तो एक प्रकार का भूमि कर था। अगर वहाँ पे डिफाइन करने के लिए पूछा है कि किसके संबंध में ये था, तो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। और इसके जस्ट अपोजिट एक था आपका खराज। खराज क्या था? गैर मुसलमानों के लिए, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, ठीक है। उस्र और खराज दोनों ही भूमि कर था। उस्र जो था वो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, जबकि खराज गैर मुसलमानों से लिया जाता था। अब उसके बाद आता है जकात। जकात क्या था? जकात जो था मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था। बिल्कुल सही, जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर लगाया जाता था, ठीक है, जो कि संपत्ति का कितना हिस्सा? 40वां हिस्सा होता था, 40वां हिस्सा होता था। और इसके जस्ट अपोजिट होता था जजिया। जजिया को गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि जजिया कर को लगाने वाला सबसे पहला शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। अगर हम उसने ब्राह्मणों को इससे अलग रखा था, लेकिन ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान बना था फिरोज शाह तुगलक। तो इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन है कि एक शहर या फिर 100 गांवों के शासन की देखरेख जो करते थे उसे किस नाम से जाना जाता था? अमीर ए सदा। अमीर ए सदा के नाम से जाना जाता था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम। सबसे छोटी इकाई ग्राम। अगर पूछा जाए कि सल्तनत काल में खास खेल क्या था? खास खेल अस्थाई, जो कि हम सेना कह सकते हैं, अस्थाई सेना, ठीक है। सुल्तान की अस्थाई सेना को खास खेल कहा जाता था। अगला सवाल बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सल्तनत काल में मंगलिक या फिर अराद, जो अराद होते थे वो क्या होते थे? मंगलिक बारूद के गोले बरसाने वाले तोप होते थे। हाँ, मशीन होते थे। बारूद की सहायता से गोले फेंकने वाले मशीनों को कहा जाता था मांगलिक, ठीक है। इसको याद रखने के देखिए सिंपल तरीका हमने कैसे याद रखा था। जैसे कहा जाता है कि नॉर्मली जो शादी ब्याह होना चाहिए अपने अपने कुंडली मैच करके होना चाहिए था, लेकिन अगर सल्तनत काल में एक आदेश दिया गया था, बस ध्यान समझिएगा, याद रखने के लिए, कि आदेश दिया गया था, सुल्तान ने ऐसा कहा था कि अगर शादी विवाह के मामले में कोई अगर बिना बताए मांगलिक से शादी विवाह कर लेता है तो उसको कैसे उड़ाया जाएगा? तो बारूद की सहायता वाले गोला फेंकने वाला जो मशीन है उसको उड़ा देंगे। तो बस मांगलिक से याद रखिएगा किसको बारे में बात कही जा रही है। अब अगला प्रश्न है कि इक्ता प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश ने किया था। आप बताइए कि समाप्त किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। और दोबारा इसको शुरू किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा इसको प्रारंभ किया था, ठीक है। सल्तनत कालीन कानून जो था किस पर आधारित था? ये शरीयत बना हुआ है, शरीयत, ठीक है। शरीयत और कुरान और एक है हदीस।
सल्तनत कालीन जो कानून था वो 3 चीज़ों पर आधारित था, शरीयत, कुरान और हदीस पर। अच्छा, एक प्रश्न और है कि मुक्ताई, सल्तनत काल में मुक्ताई क्या था? कर लगाने के लिए मिश्रित प्रणाली था। सल्तनत काल में लगान निर्धारण करने की जो मिश्रित प्रणाली होती थी उसे मुक्ताई कहा जाता था। ठीक है। सल्तनत काल में मसाहत की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो पूछा जा सकता है कि मसाहत है क्या? मसाहत क्या था? मसाहत है भूमि नापने की एक प्रणाली जिसके द्वारा लगान का निर्धारण किया जाता था। भूमि की नाप जो करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगाया जाता था, जो कर निर्धारण किया जाता था, उसी को कहा जाता था मसाहत। अगला प्रश्न है कि खालसा भूमि किसे कहते थे? खालसा भूमि जो भूमि केंद्र के नियंत्रण में हो, पूर्णतः उसे खालसा भूमि। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को कहा जाता था खालसा भूमि। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में जो प्रसिद्ध था उसका नाम क्या है? देवल। वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? यानी कि पूछा जा सकता है कि देवल कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी कराची के पास स्थित है। तो ये हुआ हमारा सल्तनत कालीन व्यवस्था से संबंधित आपका टॉपिक क्लियर। ठीक है। और जो लोग पेड कोर्सेज में हमारे जुड़े हुए हैं तो उनको मैं बता दूं कि दिल्ली सल्तनत का जितना भी टॉपिक आपको कराया गया, यानी कि जो 5 वंश चले उनके बाद ये आपका दिल्ली सल्तनत, तो आज आपको कंबाइंड पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। जिनको नोट्स बनाना है आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। यानी कि कहाँ पे होगा? तो जो बिहार एसएससी का 3rd सीजन वाला बैच है उसी में आपको डाल दिया जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा बनता है कांच के प्रकार, जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि कैमरा का जो लेंस होता है किस प्रकार की कांच का बना होता है? फ्लिंट कांच का बना होता है। या फिर दूरबीन का लेंस किसका बना होता है? फ्लिंट कांच का। विद्युत बल्ब भी फ्लिंट कांच का ही होता है। इसको हम लोग याद किए थे कि कैमरा, दूरबीन वगैरह में जो लेंस है, ज्यादातर कैमरा का यूज होता है फिल्म बनाने में। तो कैमरा फिल्म से रिलेट कर सकते हैं। फिल्म फ्लिंट इस तरह से थोड़ा सा मैच हो रहा है तो याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स। प से प्रयोगशाला, प से पायरेक्स, इस तरह से याद रहेगा। लेकिन एक और आता है इसमें पोटास कांच। तो पोटास वाला क्या है, उसमें थोड़ा सा कंडीशन लगता है कि अधिक ताप है। अधिक ताप पर अगर हमें कोई कांच को गर्म करने वाला बनाना है बर्तन टाइप का, उसमें यूज़ होता है पोटास कांच का। लेकिन नॉर्मली प्रयोगशाला में जैसे बीकर वगैरह हुआ उसके लिए हमारा पायरेक्स कांच होता है। ट्यूबलाइट किसका बना होता है? सोडा कांच का। ट्यूबलाइट सोडा कांच का। धूप चश्मे का लेंस, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एक प्रश्न, धूप चश्मे का लेंस क्रुक्स कांच का। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? मात्रक नहीं, हाँ ऐसा ही मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, बताइए कमेंट करके। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन और प्रायोगिक जो उपकरण होते हैं किसके बनाए जाते हैं? पोटास कांच के। जस्ट अभी बताए हैं, पोटास कांच के। अगर पूछा कि कांच क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिशीतित द्रव है। अतिशीतित द्रव है, ये पॉइंट याद रखिएगा, अतिशीतित द्रव है। और कांच साधारण जो कांच होता है किसका मिश्रण होता है? सोडियम सिलिकेट, सिलिका और एक है कैल्शियम सिलिकेट। इन तीनों का ठोस विलयन यानी कि मिश्रण होता है। चलिए, ये हो गया। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के। नेक्स्ट जो इसका होमवर्क रहेगा आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दिया गया था आपको 16 से लेकर के 30 मई तक का करंट अफेयर्स, जो कि स्पीडी बुक्स है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 मई को। बिल्कुल सही, 16 मई को। 16 मई 2022 को किस राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? राजस्थान। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि 16 मई को किस राज्य ने ई अधिगम योजना को शुरू किया है? केरल। हरियाणा। अधिगम योजना हरियाणा ने स्टार्ट किया है। चलिए, अगला प्रश्न बनता है, देश की नर्स अन्ना कबाले, यानी किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई है? केन्या। ठीक है, केन्या। कबाले केन्या, यहाँ पे ध्यान रखें। नेक्स्ट वन बनता है 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दूरसंचार दिवस। डायरेक्ट पूछा जाता है कि विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। 17 मई को। अगला प्रश्न कि 17 मई 2022 को BWF उबेर कप किसने जीता है? दक्षिण कोरिया जीता। किसे हराकर? चाइना को हराकर। दक्षिण कोरिया संबंधित एक और प्रश्न हमने क्या याद किया था कि 2026 तक दक्षिण कोरिया जो है उसने कहा है कि कृत्रिम सूर्य बनाने की बात कही थी।
अगला प्रश्न, एलिजाबेथ बॉर्न जो है, एलिजाबेथ बॉर्न किस देश की प्रधानमंत्री बनी हुई है? फ्रांस। फ्रांस की। एलिजाबेथ बॉर्न किस देश की प्रधानमंत्री? तो फ्रांस की प्रधानमंत्री बनी हुई है। किस संस्था ने नैनोबोट्स बनाया है? IISc बैंगलोर। IISc बैंगलोर ने हाल ही में नैनोबोट्स बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस, और 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य या फिर कह सकते हैं कि कहाँ से सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई? कोटा राजस्थान। नेक्स्ट वन, कि किस ब्रिटिश पर्वतारोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट का फतेह किया है? कुल थे ना, कुल केंटन कूल 16 साल की उम्र में एकदम कूल रहते थे, और 16वीं बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट का फतह किया है। अगला प्रश्न है कि 75वां कांस फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? कांस, हाँ, कांस जो शहर है वो फ्रांस में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किसने डुअल मोड लोकोमोटिव नौदूत विकसित किया है? दक्षिण मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर। अगला सवाल है कि कैबिनेट ने जैव ईंधन नीति में संशोधन कर इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को कब तक के लिए बढ़ाया है? 2025-26। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी स्कीम शुरू किया है? पंजाब। लोक मिलनी स्कीम पंजाब। तमिलनाडु के किस झील को राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? नजरायण झील। डायरेक्ट पूछा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा नजरायण झील किस राज्य में स्थित है? तो अगर करंट से ना हटा करके अगर स्टैटिक में पूछे तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि नजरायण झील कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में। और आपको पता होना चाहिए क्यों फेमस था, तो हाल ही में 17वीं पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? चाइना ने। 19 मई 2022 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी चाइना ने की थी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने पहला सरकारी OTT मंच लॉन्च किया है? केरल ने। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि श्रम संग्रहालय हाल ही में बनाया गया था, कहाँ पर बनाया गया है? और अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा नेचीफू सुरंग कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। नेचीफू सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल, 22 मई 2022 के सूचना अनुसार किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? गोवा। बिल्कुल सही। और अभी हमने क्या बताया था, क्या पूछा था क्वेश्चन? श्रम संग्रहालय आपका राइट आंसर केरल हो जाएगा। एक और क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएगा कि हाल ही में पहला राज्य कौन सा बना है जो रेवीज मुक्त हुआ है? और साथ ही साथ इथेनॉल म्यूजियम को किसने स्टार्ट किया? एल्कोहल म्यूजियम कह सकते हैं। एल्कोहल म्यूजियम को किसने स्टार्ट किया? कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है कि किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह के खोज की योजना बनाई है? चाइना। बिल्कुल सही, चाइना। अगला प्रश्न आप बताइए, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई? दावोस, स्विट्जरलैंड। बिल्कुल सही। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? अगला प्रश्न है, नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट बिल्कुल सही है। ऊपर में क्वेश्चंस क्या पूछे थे? गोवा के संबंध में था आपका, जो कि पूछे थे रेवीज मुक्त होने वाला पहला जो कि राज्य बना आपका गोवा, और साथ ही साथ एल्कोहल म्यूजियम भी गोवा ने ही बनाया है, तो ये याद रखना है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 मई 2022 को किसने 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियंस मैग्नसन कार्लसन को हराया है? आर प्रज्ञानंद। मैग्नसन कार्लसन किस देश के खिलाड़ी हैं? जो कि एक बहुत ही फेमस चेस प्लेयर हैं। मैग्नसन कार्लसन का संबंध नॉर्वे से होता है, नॉर्वे। और नॉर्वे की राजधानी आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होता है, साथ साथ मुद्रा भी कमेंट करके बताएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ऊपर में क्वेश्चंस पूछे थे क्या? विश्व आर्थिक मंच। तो विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय होता है आपका जेनेवा में।
नेक्स्ट वन, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड। उत्तराखंड, बिल्कुल सही है, उत्तराखंड। नेक्स्ट वन है कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं विनय कुमार सक्सेना। किनका स्थान इन्होंने ग्रहण किया है? हाँ, अनिल बैजल का स्थान इन्होंने ग्रहण किया है। नेक्स्ट वन है कि किस राज्य ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है? संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सभी चीज़ संभव होता है, क्योंकि जब तक योगी जी रहेंगे सब चीज़ संभव है। संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? किस राज्य में? मणिपुर। तो एक आपका होता है संगाई महोत्सव भी मणिपुर होता है, तो संगाई यानी लिली, लिली से सगाई करने कहाँ जाना पड़ेगा? मणिपुर में। तो ये ध्यान रखिएगा, लिली और संगाई ये सभी आपका मणिपुर से। WHO के प्रमुख वर्तमान में कौन है? टेड्रोस, याद रखिए, टेड्रोस गैब्रियेसस, टेड्रोस। नेक्स्ट वन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर अभ्यास का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। और एक प्रश्न आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि भारत और किस देश के बीच संप्रीति होता है, संप्रीति का अभ्यास जो है आयोजन होता है, कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना की शुरुआत की है? कृषि विकास योजना की शुरुआत की है तमिलनाडु, तमिलनाडु ने शुरू किया। किस राज्य सरकार ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए ईवी नीति शुरू किया है? त्रिपुरा। त्रिपुरा, बिल्कुल सही, त्रिपुरा। अगला प्रश्न बनता है, 26 मई 2022 को अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बन चुका है? ये कोलकाता। कोलकाता मेट्रो पहला बन चुका है, कोलकाता मेट्रो। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बन गई हैं? इनका बहुत अभिलाषा था कि ये बने, तो एविएटर बन गई हैं अभिलाषा बराक। ठीक है, बराक। अच्छा, बराक मिसाइल किस देश से संबंधित है? कमेंट करिएगा। चलिए, पाकिस्तान, ठीक है। परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? NIT तिरुचिपल्ली, NIT तिरुचिपल्ली। अच्छा, इससे पहले दो बहुत ही सुपर कंप्यूटर फेमस था, जैसे सिमोर्ग। सिमोर्ग किसका था? सिमोर्ग था ईरान का, और फुगाकू जापान का था, फुगाकू जापान का था। अगला प्रश्न, कि चर्चा में रहा परम योद्धा स्थल कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली। नई दिल्ली, बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किसे एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट वन है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर, बिल्कुल सही, भुवनेश्वर में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता कौन बनी है? गीतांजलि श्री, टॉम ऑफ सैंड के लिए, इनका उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली के प्रगति मैदान। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली प्रगति मैदान। नेक्स्ट वन है कि लद्दाख के टुकटुक सेक्टर के किस नदी में वाहन गिरने से 7 जवानों की मौत हो गई, जो कि चर्चा में था? श्योक नदी, श्योक नदी, श्योक। पूछा था कि श्योक किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका सिंधु की सहायक नदी है। अभी जस्ट हम लोग के पेपर में ग्रुप डी के एग्जाम्स में आया था कि श्योक किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया, किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो यहाँ पे बस ध्यान रखना आपको कि लेवेंडर महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ पे किया गया है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, 28 मई 2022 को बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पियाली बसाक, पियाली बसाक। पियाली से समझिए कि चाय पीते पीते मजाक मजाक में वो ऊपर चली गई। पियाली, पियाली बसाक, पियाली बसाक। अगला क्वेश्चन है, कहाँ दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? भारत के किस राज्य के शहर में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? गुजरात के गांधीनगर के इफ्को कोलोल में, इफ्को कोलोल में, गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट वन है, ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू हुआ है?
बताइए। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का शुभारंभ हुआ है नई दिल्ली में। अभी नई दिल्ली में देखा था भारतीय ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन, ठीक है, भारत ड्रोन महोत्सव 2022 नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। अगला क्वेश्चन कि किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला है? पश्चिम बंगाल। 29 मई 2022 को किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड दिया गया? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन 31 मई 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 21-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? कौन सा देश? अमेरिका। उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? बायोटेक पार्क। उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? जम्मू कश्मीर के कठुआ में। जम्मू कश्मीर के कठुआ में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? संजीत नॉर्वेकर। संजीत नॉर्वेकर। अच्छा, नॉर्वे में पूछा था, नॉर्वे की राजधानी क्या होता है? ओस्लो होता है, इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट डे का क्या टॉपिक है आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आप हमारे चैनल को भी सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी जोन के नाम से ही आपका टेलीग्राम पर मिल जाएगा वहाँ पे। तो हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।